स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कि मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है। ज़्यादातर बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि मास और वेट में क्या डिफरेंस है, बोथ आर सेम और नोट। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मास की कि व्हाट इज मास। स्टूडेंट्स, अगर हम मास की बात करें तो मास क्या है? इट इज़ द मेजर ऑफ मैटर इन द ऑब्जेक्ट, और यू कैन से द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एनी बॉडी। इट मीन्स किसी बॉडी में जो भी पार्टिकल्स प्रेजेंट है, कोई बॉडी कितनी हल्की है, कितनी भारी है, वो उसका क्या होता है? मास। बट अगर हम वेट की बात करें तो वेट को हम कैसे डिफाइन करते हैं? वेट इज द मेजरमेंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, और यू कैन ऑल्सो डिफाइन वेट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर हम किसी बॉडी के मास को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दे तो वो उसका क्या हो जाता है? वेट। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम मास की बात करें तो मास क्या है? कांस्टेंट क्वांटिटी है, मास कभी चेंज नहीं होता। बट अगर हम वेट की बात करें तो वेट इज वेरिएबल, जो वेट है वो चेंज होता है। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स? क्योंकि हमें पता है जो स्मॉल जी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, इसकी वैल्यू चेंज होती है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो अगर हम इस फॉर्मूले में स्मॉल जी की वैल्यू को चेंज करें, ठीक है, इसकी वैल्यू को अगर हम चेंज करें तो वेट भी हमारा चेंज होगा। दैट्स वाई वेट इज वेरिएबल। वेट भी क्या होता है? चेंज होता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ड्यू टू वैल्यू ऑफ स्मॉल जी। ओके, मास इज स्केलर। स्टूडेंट्स, मास जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। अब स्केलर किसको बोलते हैं हम? एनी क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। इट मीन्स जो मास है इसका खाली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। बट अगर हम वेट की बात करें, वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट मीन्स वेट की क्या है? डायरेक्शन होती है। चलो एक छोटा सा इसमें हम डायग्राम बना के समझते हैं। सपोज दिस इज अ बॉडी। ओके स्टूडेंट्स, देखो अगर ये एक बॉडी है, इस बॉडी का जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। हमें पता है कि हर बॉडी का जो वेट है वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। क्यों? ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। ओके, दैट्स व्हाई वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वेट की डायरेक्शन होती है डाउनवर्ड। ओके, बट मास की कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो स्टूडेंट्स, अगर हम मास की यूनिट की बात करें तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास? केजी, किलोग्राम। ठीक है, केजी इज द सिंबल ऑफ किलोग्राम। अगर हम वेट की यूनिट की बात करें तो वेट की यूनिट क्या होती है स्टूडेंट्स? न्यूटन। ओके, न्यूटन वाज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। और न्यूटन किसकी यूनिट होती है स्टूडेंट्स? फोर्स की। ओके, और वेट भी क्या है? एक तरह की फोर्स है, ठीक है, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। दैट्स व्हाई द यूनिट ऑफ वेट इज ऑल्सो न्यूटन। ठीक, और आप यहाँ पर और क्या यूनिट लिख सकते हो वेट की? देखो, अगर हम मास की यूनिट लिखे किलोग्राम और जी की लिखे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आप वेट की यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हो, और न्यूटन भी। ठीक है, बोथ आर द यूनिट ऑफ वेट। ओके स्टूडेंट्स, अगर मास की बात करें, मास कैन नॉट बी जीरो। मास कभी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि अगर कोई बॉडी है तो उसका मास कुछ ना कुछ होगा। बट अगर हम वेट की बात करें, वेट कैन बी जीरो, वेट जीरो हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पर जी की वैल्यू को जीरो पुट करें तो वेट क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है, बट ऐसा क्या पॉसिबल है अर्थ के सरफेस पे रहते हुए कि जी की वैल्यू जीरो हो जाए? ठीक है, तो बट अगर हम अर्थ के सेंटर की बात करें तो वहाँ पर जी की वैल्यू क्या होती है? जीरो। तो वहाँ पर वेट भी क्या हो जाता है हमारा? जीरो। यहाँ पे अगर हम जी को जीरो पुट करेंगे, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको लिख के कहती हूँ स्टूडेंट्स, देखो अगर हम वेट की यहाँ पे जी को जीरो कर दें, ठीक है, तो आपका वेट भी क्या हो जाएगा? जीरो। ओके, और स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने आपको बोला कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेट? न्यूटन। और आप वेट की यूनिट और क्या डिफाइन कर सकते हो? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये भी किसकी यूनिट है? वेट की। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा। स्मॉल जी मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड कैपिटल जी मीन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, तो स्टूडेंट चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये जो आपको ब्लू कलर की बॉल दिखाई दे रही है, स्फीयर दिखाई दे रहा है, ये क्या है? अर्थ। कैपिटल एम इज द मास ऑफ अर्थ एंड कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ। ओके, तो हमने अर्थ के सरफेस के ऊपर एक बॉडी को कंसीडर किया है जिसका मास हमने क्या लिया है? स्मॉल एम। तो स्टूडेंट्स हमें पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कि इन दोनों बॉडीज के बीच में क्या लगेगी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर? तो क्या कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू bodies is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of their distance। तो देखो मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिखते हैं? F इज इक्वल टू कैपिटल G स्मॉल m कैपिटल M डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। R क्या है? टू बॉडीज के बीच का डिस्टेंस। अगर हम अर्थ के सेंटर से देखें तो जो हमने बॉडी को कंसीडर किया ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो बॉडी का डिस्टेंस क्या है? कैपिटल R। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ना हो तो इसके ऊपर भी हम वीडियो बना चुके हैं, आप उस वीडियो में जाकर ये टॉपिक भी पढ़ सकते हो, क्योंकि इस टॉपिक को समझने के लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का पता होना बहुत जरूरी है। ओके, तो चलो स्टूडेंट्स आगे कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट्स
हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स की वैल्यू क्या होती है, F इज इक्वल टू एम ए। और हम ए को यहाँ पर क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, जो बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही है अर्थ के कारण, उसको हम क्या लेते हैं, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम ए को जी से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमारे पास एफ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू एम इंटू जी। ओके, तो स्टूडेंट्स ये f की वैल्यू m इंटू जी हम यहाँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है, f को हम पुट कर देंगे m इंटू जी। तो देखो हमारे पास क्या रिजल्ट बन जाएगा, एम जी इज इक्वल टू कैपिटल जी स्मॉल m कैपिटल M डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब देखो स्मॉल m से स्मॉल m यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, हमारे पास क्या बन गया, स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल M डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वायर। Okay students, so this is the relation between small g and capital G, where capital G is gravitational constant, capital M is mass of the earth and capital R is the radius of earth. Okay, और small g क्या है यहाँ पर, acceleration due to gravity. Students अगर हम यहाँ पर capital G की वैल्यू की बात करें तो हमें पता है what is the value of capital G, 6.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पर मास ऑफ अर्थ की बात करें तो अर्थ का मास कितना होता है, 5.9 इंटू 10⁻24 kg एंड व्हाट इज द रेडियस ऑफ अर्थ, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। ओके, तो स्टूडेंट्स अगर हम ये सारी वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट कर दें, ठीक है, जी कैपिटल एम कैपिटल आर की वैल्यू को पुट करें और इन्हें सोल्व करें तो हमारे पास स्मॉल जी की वैल्यू आ जाती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो स्टूडेंट्स ये सारी वैल्यूज़ भी हमें पता होनी चाहिए। ओके, दीज आर द स्टैंडर्ड वैल्यू, कांस्टेंट टर्म्स, इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। देखो जो अर्थ का मास है वो भी कांस्टेंट है, जो अर्थ की रेडियस है वो भी कांस्टेंट है। कैपिटल जी इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू भी फिक्स है एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। ओके, और जो स्मॉल जी है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये भी वैल्यू क्या है, फिक्स 9.8। ओके, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक, आई थिंक आपको समझ आया होगा। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ओके, अगर आपको यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन अच्छे से समझना है तो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल एंड। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट आवर टॉपिक, what is Newton's universal of gravitation. According to this law, every object in this universe attracts every other object with a definite force. This force of attraction is always directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. Students, डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं इसको। हमने यहाँ पर 2 बॉडीज़ ली, एक का मास हमने लिया m1 और दूसरी बॉडी के मास को हम कंसीडर कर रहे हैं m2, और d क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देम, 2 बॉडीज़ के बीच का डिस्टेंस है d। ये दोनों बॉडीज़ एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही है। तो न्यूटन्स ने हमें बताया कि अगर 2 ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस फोर्स को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो न्यूटन ने एक मैथमेटिकली फॉर्मूला दिया जिसको हम अभी डिराइव करने वाले हैं। डेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। इट मीन्स अगर 2 ऑब्जेक्ट का मास इंक्रीज होता जाएगा, मास बढ़ता जाएगा, तो फोर्स भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। एंड फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इट मीन्स अगर 2 ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा, दूरी इंक्रीज होगी, दूरी बढ़ेगी 2 बॉडीज़ के बीच की, तो जो फोर्स है वो क्या होगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ओके, अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करें तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। क्लियर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम कैसे लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, एफ इज इक्वल टू जी कैपिटल जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। स्टूडेंट्स, वेयर कैपिटल जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। स्टूडेंट्स, दिस वैल्यू इज फिक्स। जो कैपिटल जी है इसकी वैल्यू हर जगह पूरी यूनिवर्स में फिक्स है। दिस वैल्यू इज फिक्स एवरीवेयर इन दिस यूनिवर्स, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज दिस 6.67 इंटू 10⁻⁻11। एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपिटल जी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और स्टूडेंट्स आपको ये वैल्यू लर्न होनी चाहिए, न्यूमेरिकल्स में इसका बहुत यूज होता है। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एफ क्या है, फोर्स, जी इज द सिंबल ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल जी से। m1 m2 क्या है, मास ऑफ 2 बॉडीज़। क्लियर, कोई भी जो दो ऑब्जेक्ट होंगे जिनके बीच में फोर्स लग रही है उनका मास। हमने यहाँ पर मास क्या लिया है 2 ऑब्जेक्ट का, m1 m2। क्लियर, एंड d क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पर स्टूडेंट्स r है, यहाँ पर मतलब r भी क्या है, डिस्टेंस। यहाँ पर हम इसे d से रिप्लेस कर देते हैं, d r, डिस्टेंस को आप कुछ भी ले सकते हो। क्लियर। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर मेन पॉइंट्स देखें अगर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के, तो क्या है,
फॉर ऑल बॉडीज, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो कहाँ अप्लाई होता है? फॉर ऑल बॉडीज ऑफ एनी साइज एनी शेप इन द यूनिवर्स, मतलब जो न्यूटन्स लॉ है वो हर एक बॉडी के ऊपर अप्लाई होता है, चाहे बॉडी का कोई भी साइज हो, कोई भी शेप हो, ठीक है। एट ऑल प्लेसेस इन द यूनिवर्स, हर एक जगह पर लगता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यूनिवर्स के अंदर। कहीं पर भी टू बॉडीज हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी ही होगी। एट ऑल टाइम्स, हर टाइम पर ये अप्लाई होता है। क्लियर? टुडे, येस्टरडे, टुमारो, हर टाइम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लग रहा है हर ऑब्जेक्ट के ऊपर, हर बॉडी के ऊपर। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैंने आर को डी से ही रिप्लेस कर दिया, ओके, क्योंकि हमने जो यहाँ पर डिस्टेंस लिया था टू ऑब्जेक्ट के बीच में वो क्या लिया था? डी, इसलिए हमने आर को भी यहाँ किससे रिप्लेस कर दिया? डी से। अदरवाइज आप आर भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा। ऑफ प्लेनेटरी मोशन, स्टूडेंट्स केपलर जो था इट वाज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। ओके, तो स्टूडेंट्स केपलर ने सोलर सिस्टम को बहुत ही डीपली स्टडी किया और उनके बेसिस पर 3 लॉज दिए जिन्हें हम बोलते हैं केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। ओके, स्टूडेंट्स केपलर ने बहुत से टेलीस्कोप भी बनाए थे जिसकी हेल्प से इन्होंने सोलर सिस्टम को स्टडी किया। तो स्टूडेंट्स जैसे हमें पता है कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो सन के चारों ओर घूमते हैं, तो केपलर्स ने क्या कहा कि प्लैनेट सन के चारों ओर एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम केपलर फर्स्ट लॉ को देख लेते हैं। क्या था इसमें? All the planets revolve around the sun in elliptical orbit and sun is situated at one of the two foci। क्या मतलब है इसका स्टूडेंट्स? डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं इसको। ठीक है, केपलर ने क्या बोला कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों ओर एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं। ओके, ये एलिप्टिकल पाथ है, एग लाइक शेप। ओके, और जो सन है एंड सन इज सिचुएटेड एट वन ऑफ द टू फोकाई। ठीक, जैसे ये 2 फोकस पॉइंट है, जैसे हमें पता है कि जो अगर हम सर्कल की बात करें तो सर्कल का एक सेंटर पॉइंट होता है। इसी तरह से अगर हम एलिप्टिकल शेप की बात करें तो इसके 2 फोकस पॉइंट होते हैं, F1 एंड F2। ठीक है, इनको हम नाम दे सकते हैं F1 एंड F2। तो इन दोनों में से किसी एक पॉइंट पर क्या होगा? सन होगा। ओके, एंड सन इज सिचुएटेड एट वन ऑफ द टू फोकाई। This is Kepler's first law of planetary motion. All the planets revolve around the sun in elliptical orbit and sun is situated at one of the two foci. Okay? Next, Kepler second law को स्टडी कर लेते हैं। What is Kepler second law? ठीक, एक सेकेंड स्टूडेंट्स। केपलर सेकंड लॉ की बात कर लेते हैं अब। व्हाट इज केपलर सेकंड लॉ? तो स्टूडेंट्स केपलर ने अपने सेकंड लॉ में क्या कहा? द लाइन जॉइनिंग फ्रॉम सन टू द प्लेनेट कवर्स इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम। क्या कह रहा है वो? कि हमें पता है कि जितने भी प्लेनेट्स हैं वो सन के चारों ओर एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं। ठीक है, तो अगर हम एक लाइन ज्वाइन कर दें सन से लेके प्लेनेट तक, सपोज हम जस्ट इमेजिन कर लेते हैं कि ये क्या है? एक प्लेनेट है। ठीक है, तो ये हमने क्या किया? सन से लेके प्लेनेट तक ये पोजीशन वेक्टर ले लिया। ठीक है, आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद ये प्लेनेट घूमता हुआ यहाँ पहुँच गया। ओके, तो इसको भी हमने सन से ज्वाइन कर लिया। ठीक है, और ये जो शेडेड एरिया है ये क्या शो कर रहा है? इसका एरिया। जो शेडेड पोर्शन है ये क्या है? एरिया। ठीक है, ये पोजीशन है, पहले प्लेनेट यहाँ पर था और वो घूमकर यहाँ चला गया। आफ्टर सम टाइम देखें कुछ टाइम बाद और क्या होगा? प्लेनेट रिवॉल्व करके यहाँ आ गया। ठीक है, और कुछ टाइम बाद देखा तो प्लेनेट यहाँ पहुँच गया। अब यहाँ भी हम लाइन्स को ज्वाइन कर लेते हैं सन से। ठीक, इसको भी एरिया को हम शेडेड कर देते हैं। ठीक, तो ये क्या कह रहा है स्टूडेंट्स केपलर इस लॉ में कि अगर देखो हम सन से लेके प्लेनेट तक लाइन ज्वाइन कर दे तो ये जो एरिया होगा ये सेम टाइम में सेम एरिया कवर करेगा। ठीक है, ये जो एरिया होगा वो इक्वल होगा। द लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम सन टू द प्लेनेट कवर्स इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम। ओके, नेक्स्ट केपलर थर्ड लॉ देख लेते हैं। व्हाट इज केपलर थर्ड लॉ? ओके, तो स्टूडेंट्स केपलर थर्ड लॉ क्या था? द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। चलो इसको डायग्राम की हेल्प से देखते हैं क्या था इसमें। ठीक है, ये क्या है? टी मतलब टाइम पीरियड। ओके, और आर से हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सेमी मेजर एक्सिस को। ठीक, अभी हम डायग्राम की हेल्प से समझते हैं इसको। स्टूडेंट्स चलो पहले डायग्राम ही कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं इसका कंप्लीट, फिर समझते हैं इसको। ओके, तो स्टूडेंट्स ये क्या है? ये एलिप्टिकल ऑर्बिट है। ठीक है, ये सन की पोजीशन है और ये प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहा है। ओके, तो स्टूडेंट्स ये जो आपको एक्सिस दिख रही है ये वर्टिकल एक्सिस, ये कैसी है? माइनर एक्सिस। देखो आपको देखने से भी दिख रहा होगा ये जो एक्सिस है ये कौन सी एक्सिस है? हमारी मेजर एक्सिस। ठीक है, देखने में भी देखो ये बड़ी लग रही है तो इसको हमने नाम दे दिया मेजर एक्सिस। ठीक है, और ये है हमारी माइनर एक्सिस। तो केपलर ने क्या बोला? जो टाइम पीरियड है पूरे एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करने का प्लेनेट का, पूरे एक 360 का पूरा चक्कर काटने का पूरा जो टाइम पीरियड है उसका स्क्वायर, ओके, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। अब देखो ये पूरी तो मेजर एक्सिस है। ठीक है, सेमी मेजर क्या होगी? इसका हाफ, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आर से। ठीक है, आर से हम क्या शो कर रहे हैं? सेमी मेजर एक्सिस। तो स्क्वायर ऑफ जो टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्यूब ऑफ सेमी मेजर
एक्सिस। ओके, तो देखो यही था केपलर थर्ड लॉ, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक है, आप यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो ऑफ द प्लेनेट। ठीक है, किसके टाइम पीरियड की बात करें, प्लेनेट के टाइम पीरियड की। पूरा एक कंप्लीट सर्कल ये कंप्लीट करने का जो टाइम होगा उसका स्क्वायर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस के। ओके, आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।